सवाल अच्छा है, बढ़िया सवाल है, बट ऑप्शंस थोड़े गंदे हैं, ठीक है। एनटीए कुड हैव बीन मोर क्लियरर विद द ऑप्शंस, ऑप्शन बेटा थोड़े से उनको अच्छे देने चाहिए थे। एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। एक वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड है बेटा, रेडियस उसका आर है और उसमें करंट जा रहा है, ये करंट का बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज बेटा करंट जो है उसको पॉजिटिव मानना है, ठीक है बेटा। मैं ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ठीक है। और ऑफ कोर्स बेटा टी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो बेटा करंट पॉजिटिव होगा, और काउंटर क्लॉकवाइज बेटा इसमें करंट जा रहा है ऐसे, बेटा काउंटर क्लॉकवाइज समझते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड का बेटा आपके पास जो रेडियस है बेटा आपके पास इस तरह से आर है, इसमें करंट है आई। करंट बेटा आई है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ है बेटा, मेरे ख्याल से आप लोगों को बड़ा याद ही रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। और तो ठीक है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैंने बेटा सिर्फ उसे सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन बनाया, बाकी बेटा ऑफ कोर्स आपका सोलेनॉइड ऐसे हो। आगे सवाल पढ़े बेटा, करंट वेरिएबल है, ध्यान रखना करंट का एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज बेटा बोल ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। A circular conducting coil of radius 2r is placed in the equatorial plane of the solenoid and concentric with the solenoid, ठीक है। मेरे पास बेटा एक दूसरा लूप है जिसका रेडियस 2r है और इसके कंसेंट्रिक है, और इसी के प्लेन के अंदर बेटा, इसके इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर ऐसे पड़, इसका रेडियस बेटा आपके पास इस तरह से 2r है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में, आइडियल सोलेनॉइड में नहीं होती, ठीक है। द करंट इंड्यूस्ड इन द आउटर लूप इज करेक्टली डिपेक्टेड, बेटा बाहर वाला जो लूप है ना उसमें कैसे करंट इंड्यूस होगा, कितना करंट इंड्यूस होगा, उसका मुझे ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो बाद में बनाएंगे, पहले एक्सप्रेशन तो लिख लो। तो बच्चा बोलेगा कि सर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, तो इसके कारण ऑफ कोर्स बाहर वाले लूप में से कुछ ना कुछ फ्लक्स तो गुजरेगा। बाहर वाले लूप में से जो फ्लक्स गुजरेगा उसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, फ्लक्स विल बी मैग्नेटिक फील्ड, बेटा मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाय एरिया। बड़ा ध्यान रखना, एरिया में, इस वाले एरिया में कोई फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में है, तो मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फ्लक्स। हम इस फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर इनटू आई। वैसे जो बच्चा एक्चुअल बेटा जब एग्जाम दे रहा होगा ना, मतलब ऑफ कोर्स उसको जल्दी भी होगी सवाल करने की, उसके पास इतना इत्मीनान थोड़ी होगा जितना इत्मीनान से मैंने बड़ा सारा काम किया है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है इस म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर में। वो बोलेगा कि सर इस बाहर वाले लूप में से जो फ्लक्स गुजरेगा ना वो अंदर वाले लूप के या सोलेनॉइड के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और सर मैं इसको, इस टर्म को मैं एक बार के लिए एम बोल देता हूं, क्योंकि सर मुझे कौन सी कोई वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन थोड़ी निकालना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में तो इस बात का फर्क पड़ता नहीं कि मैं एम लिखूं या फिर म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर लिखूं, समझ में बात। तो मैं ना केवल आपको सवाल करना सिखा रहा हूं, बल्कि एग्जाम में किस तरह से बेटा आपको टाइम बचाना है या फिर किस तरह से सोचना वो भी सिखा रहा हूं ना, तो वो बच्चा एम लिख के मूव ऑन कर लेगा, ठीक है। तो मेरे पास ये फ्लक्स आ गया बेटा, ऑफ कोर्स एम इंटू आई, बेटा एम इंटू आई लिख दो, इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स बेटा एम इंटू आई है, और आई की वैल्यू बेटा मुझे सवाल के अंदर दे रखी है, आई की बेटा मेरे पास वैल्यू है के टाइम्स टी ई रेस टू पावर बेटा माइनस अल्फा इंटू टी, ये बेटा मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू है, ये बड़ा फ्लक्स की वैल्यू है, तो इसमें कुछ कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बेटा व्हाट माइनस डी फाइव बाई डी टी, बेटा तेरा माइनस एम के तो बाहर निकाल, अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट कर, बेटा टी का डिफरेंशिएशन तो 1 आ गया, और ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी वैसा का वैसा। अब उल्टा करते हैं बेटा, टी बेटा आपका बाहर आ गया, ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएट होगा माइनस अल्फा ई रेस टू पावर माइनस अल्फा, मेरे पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, माइनस एम के ई रेस टू पावर बेटा माइनस अल्फा टी, बेटा 1 माइनस अल्फा टी, ठीक है ना। मेरे पास ये ईएमएफ की वैल्यू आ गई, ईएमएफ की वैल्यू आ गई है, तो करंट भी बेटा ऑफ कोर्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगा, तो करंट का एक्सप्रेशन कुछ कुछ ऐसे होगा, तो करंट का बेटा मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा वो कुछ कुछ ऐसा आ जाएगा, बेटा एम भी कांस्टेंट, बेटा ये के भी कांस्टेंट, तो ऐसे लिख दूं समथिंग आई नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस अल्फा टी इंटू बेटा 1 माइनस अल्फा टी। मैं बेटा वो प्लस माइनस की जाता है, एक बार के लिए चिंता करने का। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है साफ साफ क्या बता रहा है, ये साफ साफ ही बता रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर कोई ना कोई करंट है, भाई t इज इक्वल 0 पर कर दूंगा ये खत्म हो जाएगा,
और t इज इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, I नॉट आ रही है। तो t इज इक्वल टू 0 पर कोई ना कोई करंट है, t इज इक्वल टू 0 पर कोई ना कोई करंट है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ठीक है। और बाद में एक टाइम जब आता है, टाइम की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा जब होती है तब करंट जीरो जाता है। टाइम की जब वैल्यू 1 बाई अल्फा आती है तब बेटा करंट की वैल्यू आपके पास जीरो जाती है। और उसके बाद ध्यान सुनना, और उसके बाद जब टाइम टेंडिंग टुवर्ड इंफिनिटी जब पहुंचता है तब बेटा ऑफ कोर्स ये वाली टर्म आपकी डोमिनेटिंग में जाती है, ये बेटा मेरे ख्याल से हल्का फुल्का लिमिट्स में पता होगा, तो करंट वापस से आपके पास जीरो हो जाएगा। तो वो जीरो तो बेटा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो आंसर बेटा ऑफ कोर्स 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से मुझे एक ही आंसर लगाना है। तो इसका मुझे डायरेक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा। अब डायरेक्शन इस प्लस माइनस से जज नहीं करेंगे, डायरेक्शन ऑफ कोर्स अपन थोड़ा अपने ही दिमाग से जज करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे बिल्कुल शुरुआत में बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है, बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये बेटा आपके पास करंट का एक्सप्रेशन है, बेटा मेरे पास ये करंट का एक्सप्रेशन। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बेटा आप देख पा रहे हो कि करंट की बेटा वैल्यू आपके पास कितनी है, 0। अब करंट लगातार बढ़ेगा, ठीक है बेटा, करंट लगातार बढ़ेगा तो बाहर की तरफ आने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ेगा। t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, और बाहर की तरफ आने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ेगा, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, फ्लक्स को घटाने की। तो हम क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्लक्स क्रिएट करें अंदर की तरफ, हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें अंदर की तरफ, और हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ क्रिएट करने के लिए बेटा बाहर वाले लूप के अंदर करंट आ जाएगा ऐसे 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 क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज अगर करंट आया है शुरुआत के अंदर, t इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, बाद में तो बड़ा ठीक है एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी हो तो फिर भी कर लेगा, बट मुझे तो फिर भी इन दोनों में तो आंसर निकालना है कौन सा सही हुआ। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर इसमें बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और वो बढ़ रही है, तो इसके कारण बेटा इस बाहर वाले लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट होगा कि वो अंदर की तरफ आए। उसके लिए बेटा इसमें करंट जो आएगा वो आपके पास इस तरह से क्लॉकवाइज आ जाएगा, और क्लॉकवाइज करंट को क्या मानना है, नेगेटिव। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका करंट नेगेटिव होना चाहिए या बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स नेगेटिव होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बड़ा ऑफ कोर्स है ना, उन्होंने बारीकी और पूछ ली एनटीए वालों ने, हालांकि जेईई मेन के अंदर इतनी बारीकी मेरे को लगता है कि नहीं पूछनी चाहिए थी, ठीक। बट ठीक है ना, मेरे ख्याल से मैंने आपको बढ़िया तरीके से सारी बात बता दी है कि इस 2 में से और 4 में से किसको आंसर को टिक लगाना चाहिए था।